हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। ये सीरीज चल रही है हमारी ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज़ की। आज इसमें हम देखेंगे यूपी पीजीटी का जो पेपर हुआ था 2013 में, इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2021 और 2016 का पेपर सॉल्व किया। इसके बाद में हम 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने आपसे बोला है कि हम 2021 से लेकर के 2000 तक के जितने भी पेपर हुए हैं आपके ज्योग्राफी के, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम यूपी पीजीटी का देख रहे हैं। इससे पहले हमने टीजीटी के पेपर सॉल्व किए थे। उसके बाद में हम असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेट, सेट, जो भी आपके एग्जाम होते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, उन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि पर डे पर आपको 1 से 2 लेक्चर्स मिलते हैं जो कि पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू मिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लेट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था आपके टूजो विल्सन ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कनाडा के भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन द्वारा किया गया था, जबकि प्लेट विवर्तन की इन्होंने क्या दिया था? सिर्फ प्लेट नाम दे के चले गए थे ये। इसके बाद में आया प्लेट विवर्तन की। इस शब्द का प्रयोग मॉर्गन ने किया था। मॉर्गन द्वारा किया गया था। स्थलीय दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहा जाता है। जो स्थल के क्या है, कठोर पार्ट हैं, उनको प्लेट कहा जाता है। इन प्लेटों की औसत मोटाई जो थी 33 किलोमीटर है। प्लेट विवर्तन की संकल्पना के अंतर्गत पृथ्वी के भूपटल को 7 बड़ी प्लेटों में तथा 20 छोटी प्लेटों में बांटा गया है। कौन कौन सी बड़ी प्लेटें हैं उनको देख लेते हैं। अंटार्कटिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट। ये कितनी हो गई आपकी? 7 प्लेटें हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्योग्राफी जर्नलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। ज्योग्राफी जर्नलिस्ट आपके बार्नेनियस ने लिखी थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बर्नार्ड बार्नेनियस थे। इन्होंने क्या लिखा था? ये बुक लिखी थी। साथ में उनको जाना जाता है, द्वैतवाद का जनक भी इनको जाना जाता है। बार्नेनियस 17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेत्ता रहे थे। प्रमुख रचना इनकी रही थी सामान्य भूगोल, ज्योग्राफी जर्नलिस्ट। यह 2 भागों में विभाजित थी। पहला था इसका सामान्य भूगोल, दूसरा था इसका विशिष्ट भूगोल, क्षेत्र विवरण भूगोल था। सामान्य भूगोल मानव के गणितीय एवं ब्रह्मांडीय पहलुओं से संबंधित है, जबकि विशिष्ट भूगोल भौतिक और मानवीय पहलुओं से संबंधित है। सामान्य भूगोल इनका किससे संबंधित है? गणितीय और ब्रह्मांडीय पहलुओं से। और जो विशिष्ट भूगोल है वो इनका भौतिक एवं मानवीय पहलू से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, वो कौन सा बिंदु है जहाँ पे सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है? तो वो किया था आपका भूकंप केंद्र में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब भूकंप आता है तो कौन सी गैस में बढ़ती है या फिर कौन सी गैस की वृद्धि होती है? तो वो है आपकी रेडॉन गैस, इसकी वृद्धि होती है। अतः इस गैस की मात्रा में वृद्धि का होना उस प्रदेश में भूकंप आने का संकेत होता है। अगर इस गैस में वृद्धि हो रही है तो उस गैस से पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे भूकंप आने वाला है। जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंपीय मूल कहते हैं। जो जहाँ से भूकंप की जो तरंगें शुरू होती हैं उसको क्या बोला जाता है? भूकंप मूल या फिर फोकस कहते हैं। तथा जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसको एपिसेंटर या फिर भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या किया जाता है, उसका आभास हो जाता है, भूकंप का परिणाम हमें देखने को मिल जाते हैं, वो होता है आपका भूकंप केंद्र या फिर एपिसेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काष्ठ शिलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ पे मिलता है? तो सबसे अच्छा जो उदाहरण है काष्ठ शिलाकृति का वो मिलता है यूगोस्लाविया में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन। काष्ठ शिलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण यूगोस्लाविया में मिलता है। चूने के पत्थर वाले चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण घोलक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? घोलक। जब इनका जो चूना घुल जाता है पानी के साथ में तो एक शिलाकृति बन जाती है। इस तरह लाइमस्टोन सेल द्वारा निर्मित स्थल रूपों को काष्ठ शिलाकृति कहा जाता है। किसके द्वारा बनती है ये? लाइमस्टोन के द्वारा बनती हैं ये। काष्ठ शब्द पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर
पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश अब स्लोवेनिया से लिया गया। ये किससे लिया गया? ये स्लोवेनिया है, कास्ट प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? आर्थिक भूगोल आपके जो शाखा है वो मानव भूगोल के अंतर्गत में आती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। भूगोल की प्रधान शाखाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल है। मानव भूगोल की विषय शाखा वस्तु सामाजिक विषयों का एकीकरण करती है। किसका करती है? जो सामाजिक विषय होते हैं हमारे, जैसे समाज में चलते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, प्रादेशिक भूगोल हो गया, आवासीय भूगोल हो गया। ये सब किस में आते हैं? आपके सामाजिक कार्य में आते हैं। तो जो सामाजिक कार्य में आते हैं वही किस में आते हैं? मानव भूगोल में आते हैं। भौतिक भूगोल में अगर आप लेंगे तो जैसे हिम भूगोल हो गया आपका, एंड ओशियनोग्राफी हो जाएगा आपका, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा। ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे? भौतिक भूगोल के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित स्थान तथा उद्योग से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। गलत जोड़ा कौन सा है आपका? टीटागढ़ जूट उद्योग से संबंधित है। ठीक है। मुंबई लोहा इस्पात से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा आपका। मुंबई सूती वस्त्र है। क्या है यहाँ पे? मुंबई में सूती वस्त्र है, लोहा इस्पात नहीं है। बाकी कोरबा एल्यूमिनियम है, ये भी ठीक है। धारीवाल में ऊन वस्त्र मिलते हैं, ये भी ठीक है। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में है जहाँ पर जूट मिलता है आपको। कोरबा छत्तीसगढ़ में जहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग मिलता है। धारीवाल पंजाब में है, यहाँ पे आपको ऊनी वस्त्र मिलते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में है, यहाँ पे आपको सूती वस्त्र उद्योग मिलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि बी ही गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोना लोबा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे है? ये जो पार्ट है किसका है? मोना लोबा हवाई द्वीप का है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धुआं, धूल, बाष्प, गैस, राख, लावा आदि बाहर निकलते रहते हैं। ये क्या है? रिश्ते रहते हैं। ज्वालामुखी जो सक्रिय होती है वो कभी बंदी नहीं होती है। तो इसमें क्या निकलते रहते हैं? धूल निकलती है, धुआं निकलता है, बाष्प, गैस, राख, लावा, ये सब क्या निकलते रहते हैं। बाहर की जो पदार्थ हैं बाहर निकलते हैं, तो इसलिए ये सक्रिय होती हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 500 से अधिक है। हवाई द्वीप का मोना लोबा अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सालाडो अंटार्कटिका के रास्ते पर स्थित है। माउंट एरेबस, ये सब कैसे हैं? आपके उदाहरण हैं, सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक मिट्टियों में कपास की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मानी जाती है? तो सबसे जो उपयुक्त मानी जाती है वो है आपकी रेगुर मिट्टी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर, काली मिट्टी का ही पार्ट है ये, पार्ट नहीं सॉरी बदला हुआ नाम है रेगुर। व अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है इसको। यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ये मिट्टी प्राय लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी होती है। इस मृदा का सर्वोत्तम विकास दक्कन पठार के अधिकतर भाग पर पाया जाता है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। किस किस भाग में पाया जाता है ये? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आपके लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब किस में पाए जाते हैं? आपके चरनोजम मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है? तो ये आपका फेमस है इनका, WM डेविस का। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने ही बोला था कि स्थल रूप किसका है? संरचना, प्रक्रम, समय का प्रतिफल है। डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर आकृति विहीन समतल मैदान पैनी प्लेन में परिणत हो जाता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है। इसे डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। ट्राई ऑफ डेविस जो जानते हैं वो यही जानते हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? गोवा में जो आपका जलप्रपात है वो दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। प्रायद्वीप पठार के उत्तरी अग्रदेश के सहारे पश्चिम में टोंस नदी से शुरू होकर पूर्वी में सासाराम तक एक प्रपात रेखा पाई जाती है।
इस रेखा के सहारे 15 मीटर से 180 मीटर की मध्य ऊंचाई के सैकड़ों जलप्रपात पाए जाते हैं, जिसमें दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है ये? मांडवी नदी पर आपका ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अग्लुआस की धारा, मोजाम्बिक की धारा, दक्षिण हिंद महासागर की धारा या फिर बेंगुएला की धारा। हिंद महासागर की धारा नहीं है, वो बेंगुएला की धारा हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो बेंगुएला की धारा कैसी धारा है? एक ठंडी धारा है जो कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिण अटलांटिक धारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद, एक मिनट, ये कहाँ की है? अटलांटिक की है। टकराने के बाद में उत्तर की ओर मुड़ जाती है। आगे चलकर यह दक्षिण विस्वती धारा में विलीन हो जाती है। अग्लुहास मोजाम्बिक दक्षिणी हिंद महासागरी धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली धारा है, जबकि जो बेंगुएला की धारा है किसमें बहती है? अटलांटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोखोर झील को जाना जाता है बिल्लाबोंग, मोट झील, बायू या फिर उपयुक्त सभी। तो इन जो गोखोर झील के ये सभी नाम है, इन सभी के नाम से भी जाना जाता है गोखोर झील को। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गोखोर झील को बिल्लाबोंग, बायू, मोट झील आदि नाम से इनको जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में गोखोर झील को बिल्लाबोंग कहा जाता है। नदियां जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तब तक ढाल में कमी आती है, जिससे नदी वेग भी कम हो जाता है। परिणामतः नदी के क्षैतिज अपरदन में वृद्धि होती है, अतः नदी बड़े बड़े मोड़ों से प्रवाहित होती है, जिसे नदी विसर्प मियांडर्स कहते हैं। जब यह घुमाव अधिक हो जाता है तो नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग प्रवाहित होती है। इस तरह के परित्यक्त में विसर्प में जल भर जाने से, यानी कि जैसे इस तरह से ये क्या होता है, इस तरह से मोड़ पड़ जाता है इनमें, और इनमें क्या हो जाता है? जल भर जाता है। जब इनमें जल भर जाता है तो इनमें झीलों को गोखोर या फिर चापाकार झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे जो व्यस्त है बिजी है वो है आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग, इसको सबसे व्यस्ततम माना जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में भी। उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इस मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप के मुख्य बंदरगाह ग्लासगो, लिवरपूल, साउथहैम्पटन, लंदन, रोटरडम, लिस्बन को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित पत्तनों, क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, हैलिफैक्स है, सेंट जॉन, बोस्टन, न्यूयॉर्क आदि से ये जोड़ता है। कौन सा मार्ग है ये? आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, जो कि सबसे बिजी माना जाता है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? तो वो है आपकी 3900 मीटर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्थल भाग के समान ही जलमंडल में उच्चावच पाए जाते हैं। महासागरीय तली का रूप महाद्वीपीय किनारे से लेकर अधिक गहराई तक का भिन्न होता है। ये महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर होती है, जबकि अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3900 मीटर होती है। हिंद महासागर की औसत गहराई है 4000 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनारी ठंडी धारा प्रवाहित होती है, ये कहाँ पे होती है? अफ्रीका के तट के निकट, एशिया के तट के निकट, उत्तरी अमेरिका के तट के निकट या फिर दक्षिण अमेरिका के। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अफ्रीका के तट के निकट में कनारी की धारा आपकी प्रवाहित होती है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप वर्ड के बीच में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को कनारी धारा कहते हैं। यह वास्तव में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का बढ़ा हुआ दक्षिणी भाग है, जो व्यापारिक पवनों के प्रवाह से पश्चिम दिशा की ओर में मुड़कर उत्तरी विषुवती धारा में मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किस में है? द्वैतवाद ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल में, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में, जनसंख्या एवं आदिवासी भूगोल में, प्रादेशिक या फिर क्रमबद्ध भूगोल में। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। प्रादेशिक व क्रमबद्ध भूगोल में द्वैतवाद पाया जाता है। ये किसने दिया था? आपके बर्नार्ड बारेनियस ने दिया था। बारेनियस प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक थी सामान्य भूगोल, ज्योग्राफी जर्नलिस्ट, 1650 में इन्होंने प्रकाशित की थी। इसने भूगोल को दो वर्गों में विभाजित किया था। दो वर्ग कौन कौन से थे? क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल, या फिर विशिष्ट भूगोल भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार जो बारेनियस थे प्रथम भूगोलवेत्ता रहे जिन्होंने क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार एक बहुत पिछड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, ये भी ठीक है। दोनों सही हैं, लेकिन कहीं से एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही हैं, बट व्याख्या इनकी नहीं है। बिहार भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता भी कम होती है तथा गरीबी लोगों की जनसंख्या अधिक है। यहाँ पर गरीब लोगों की इस राज्य के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, लेकिन इसके पिछड़े होने का एकमात्र कारण जो है क्षेत्रीय भिन्नता नहीं है, अन्य कारण भी इसके जिम्मेदार माने जाते हैं। इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही से व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की थी। कॉस्मोग्राफी किसने की थी? हमबोल्ट जी ने की थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भूगोल की विषय वस्तु पर विचार करते हुए हमबोल्ट ने कॉस्मोग्राफी शब्द विश्व रचना का प्रयोग किया एवं इसे ब्रह्मांड वर्णन, यूरेनोग्राफी एवं भूगोल ज्योग्राफी में विभाजित किया। हमबोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, वनस्पति भूगोल के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिए। यही कारण है कि उसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? हमबोल्ट को माना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी, 5 जून से हुई थी। 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में से हुई थी। 5 जून 1974 को सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? सबसे पहले 1974 को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या फिर उपयुक्त सभी में। तो जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो इन सभी राज्यों में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जहाँ पर क्या चाहिए उनको होती है? वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए होती है। औसत तापमान इनको 22 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। ये वन कहाँ पे? पश्चिमी तट में, ऊपरी असम में, पूर्वी हिमालय के निचले हिस्से में, पूर्वी तटीय उड़ीसा में तथा पूर्वी हिमालय में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? जो निर्माणात्मक उद्योग होते हैं वो आते हैं आपके द्वितीयक क्रिया में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मानव की आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 4 भागों में बांटा गया है। द्वितीयक क्रियाकलाप में विनिर्माण या फिर निर्माण को सम्मिलित किया जाता है। जो कच्ची सामग्री को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं? जो कच्ची सामग्री होती है उसको तैयार माल में ये परिवर्तन कर देते हैं, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है। उदाहरण जो स्वरूप है, लोहे को गलाकर उनके सामानों का प्रयोग करना, कपास से सूती वस्त्र बनाना, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके द्वितीयक उद्योग में आ जाएंगे, या फिर द्वितीयक क्रियाकलाप में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानीय अपर्दन द्वारा नहीं होता है? कौन सी भू आकृति है जिसका कि हिमानी के द्वारा नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका ड्रमलिन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका जो निर्माण है हिमानी के द्वारा नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं हिमानी के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। ड्रमलिन भू आकृति का निर्माण हिमानी निक्षेपण के द्वारा होता है, जबकि लटकती घाटी, ग्रीसरंग, टॉन, जो ग्रीसरंग है, ट्रॉन है, ये सब कैसी हैं? अपर्दनात्मक हैं। और जो ड्रमलिन है वो कैसी है? निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। हिमानी द्वारा निर्मित भूआकृति अधोलिखित कौन कौन सी हैं? इनके बारे में देख लेते हैं। हिमानी अपर्दन द्वारा स्थलाकृतियों में यू आकार की घाटी बनती है, लटकती घाटी, सर्क बनता है, हॉर्न, न्यूनटक, भेड़शिला, हिमसोपान, फ्योर्ड तट, पेटानास्टा झील, पीडमांट झील, एरिट। जबकि निक्षेपात्मक में जो बनती हैं हिमोर, ड्रमलिन, केम, एस्कर, इन सभी का निर्माण कैसे होता है? निक्षेप के द्वारा होता है और अपर्दन के द्वारा इन स्थलाकृतियों का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही से अवरोही क्रम इसमें पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें पहले हो जाएगा आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद में मुरादाबाद, उसके बाद में गाजियाबाद, उसके बाद में लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। घटते क्रम में पूछा गया है, ये उनकी जनसंख्या दी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम दिया गया है। इलाहाबाद में कितने जनसंख्या थी? 59.54 लाख। मुरादाबाद में 47.72 लाख थी। गाजियाबाद में 46.81 लाख थी। आजमगढ़ में 46.13 लाख।
लखनऊ में 45.89 लाख थी। ये सब किसके हो गए, ये घटते हुए क्रम हो गए यूपी के जिलों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये किसने किया था, ये किया था आपके बोबेन महोदय ने। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्षा का संलयन सिद्धांत E.G. बोबेन ने प्रतिपादित किया था। वर्षा जल या ठोस के रूप में या दोनों के मिश्रण के रूप में होती है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्षा की बूंदों का निर्माण विस्तार, टकराव या संलयन के कारण होता है। इस सिद्धांत के अतिरिक्त हिमकर्ण सिद्धांत बर्गरॉन महोदय ने दिया था। जो हिमकर्ण सिद्धांत आया था वो किसने दिया था, बर्गरॉन ने दिया था। क्रिस्टलीय थ्योरी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता था, वो कौन था, वो थे आपके कार्लोस सावर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता कार्ल सावर था। कार्ल सावर ने 1925 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, पुस्तक कौन सी थी इनकी, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप थी। भूदृश्य की आकारिकी में भूदृश्य की संकल्पना का विस्तृत विवेचन किया। सावर ने लैंडस्केप के, इन्होंने क्या दिया था, लैंडस्केप शब्द दिया था। इसके पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया था। जो लैंडस्केप दिया था उसके उन्होंने इसका नाम बदल के क्या दिया, लैंडस्केप शब्द दिया था। लैंडस्केप शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो कार्लोस सावर ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बांध दिए गए हैं, उनसे संबंधित नदी दी गई है। कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तलैया बांध आपका बनाया गया बराकर नदी पर। पंचेत बांध बनाया गया है दामोदर नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है आपका चंबल नदी पर। माता टीला बांध बनाया गया है बेतवा नदी पर। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही से सुमेलित हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपवादवाद या फिर क्षेत्रीय अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल या फिर प्रादेशिकतावाद। तो इसके अध्ययन को कहा जाता है, विभेदन को क्षेत्रीय अध्ययन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। क्षेत्र विभेदन भूगोल की एक अवधारणा है जिसमें भूगोल के मॉडल निर्माण के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टता के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टता पर जोर दिया जाता है। अर्थात यह विचारधारा क्षेत्रीय अध्ययन पर केंद्रित होती है। क्षेत्रीय विविधता की संकल्पना का श्रेय जाता है रिचर्ड हॉटसन को। किसको जाता है इसका अध्ययन का श्रेय, रिचर्ड हॉटसन को जाता है। इन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन का विज्ञान माना था। सर्वप्रथम हेटनर ने 1905 में प्रादेशिक विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया। हेटनर ने भूगोल को क्षेत्र विवरण विज्ञान कहा था। क्षेत्र विवरण विज्ञान किसने कहा था, भूगोल को ये कहा था आपके हेटनर महोदय ने। उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपका, ये स्थित है लखनऊ में, लेकिन बेंगलुरु में भी है। सी और डी दोनों हो सकते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर था सी और डी दोनों था, क्योंकि दोनों में ही है ये। माध्यमिक शिक्षा जो सेवा चयन बोर्ड था उसने इस कुंजी को, जो आंसर था इसको बाहर कर दिया था, इसको रखा नहीं था, लेकिन आप जो याद रखेंगे दोनों ही रखेंगे। इसमें दोनों ऑप्शन साथ में दे दिए गए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा आगे चल के कि दोनों ऑप्शन साथ में दिए जाए, कभी कभी एक भी दिया जा सकता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है भारत का, गोवा है, पंजाब है, नागालैंड है, यहाँ पे सिक्किम है। तो इसका सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य हो जाएगा गोवा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नगरीकृत राज्य गोवा है। भारत में कुल 121.08 करोड़ लोगों में से 37 लाख, ये आप संख्या गिन लीजिए, काफ़ी लंबी है, लोग शहरों में निवास करते हैं, जो संपूर्ण देश की जनसंख्या का 31.16% है। देश भारत के शहरी जनसंख्या प्रतिशत में सर्वाधिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये आपका गोवा में है 62.2%, मिजोरम में है 52.1%, तमिलनाडु में 48.4% है, केरल में 47.7% है, महाराष्ट्र में 45.2% निवास करते हैं, जो कि शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। कॉस्मोस नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपके हम्बोल्ट महोदय ने कॉस्मोस लिखी थी। चलिए देखते हैं कॉस्मोस के बारे में भी। हम्बोल्ट की महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। 1845 से 1862 के मध्य में 5 खंडों में ये प्रकाशित हुई थी।
टोटल कितने खंड थे इसके? 5 खंड थे। कब से कब तक लिखी गई थी? 1845 से 1862 तक ये लिखी गई थी। इसके प्रथम खंड में ब्रह्मांड के स्वरूप का सामान्य वर्णन है। पहले जो खंड है इसका, उसमें ब्रह्मांड का वर्णन दिया गया है। दूसरे खंड में प्रकृति के चित्रण का और वर्णन में मानवीय प्रयासों के इतिहास की चर्चा की गई है। तीसरा जो खंड है उसमें खगोल विज्ञान है उसका वर्णन किया गया है। चौथे और पांचवें खंडों में पृथ्वी और मानव ग्रह के रूप में वर्णन किया गया है। इसमें पृथ्वी के भौतिक और जैविक नियमों के साथ ही मानव जीवन का वैज्ञानिक वर्णन भी सम्मिलित है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? भौतिक वर्णन भी है, जैविक वर्णन भी है एवं उसका वैज्ञानिक वर्णन भी शामिल है। काफ़ी अच्छी किताब लिखी है इन्होंने, कॉस्मोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफोलिथ तथा फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? ये जो चट्टानें आपकी ये आग्नेय चट्टानें हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो आग्नेय चट्टान है इनका निर्माण हुआ है मैग्मा के ठंडा होकर, उनके जमने से इसका निर्माण हुआ है। लेपोलिथ तथा फेकोलिथ मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। लेकोलिथ जब पृथ्वी के धरातल के निकट परतदार चट्टानों के बीच गुम्बदाकार संरचना में मैग्मा के जमाव के कारण इसका निर्माण होता है। कैसा बनता है? ये गुम्बदाकार बनता है। मैग्मा जब जम जाता है पर चट्टानों की परतों में गुम्बद के आकार का, फेकोलिथ में जो लेकोलिथ बनता है गुम्बद के आकार का। फेकोलिथ में जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो मोड़ों के अपनति और अवनति में लावा जमाव के कारण इस संरचना का विकास होता है। इसमें कैसा हो जाता है? इसमें इस तरह से लावा जमता है फेकोलिथ में। ठीक है, लेपोलिथ में एक गुम्बदाकार टीले के समान में लावा जमता है। लोपोलिथ जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो एक तस्तरी नुमा संरचना का विकास होता है। एक तस्तरी नुमा इस तरह से बन जाता है तो ये बनता है आपका लोपोलिथ, जिसको कहते हैं क्या? लोपोलिथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो नवीन जो है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, सबसे नवीन मानी जाती है। अल्पाइन पर्वतीकरण सबसे नवीन पर्वत निर्माणकारी घटना है जिसमें विश्व के वर्तमान उच्चतम एवं नवीन बलित पर्वतों का सृजन हुआ। यह प्राय सभी महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः एशिया के हिमालय पर्वत, अमेरिका के रॉकीज एवं एंडीज पामीर की गांठ से निकलने वाले नवीन पर्वत आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, कौन कौन से सम्मिलित हैं इसमें? रॉकीज है, एंडीज हैं, पामीर की गांठ से पर्वत जो निकले हैं, हिमालय वगैरह, ये सब किस में आते हैं? नवीन पर्वत में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ताप विलोमता से क्या तात्पर्य है? ताप की जो विलोमता क्या होती है? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, समान तापमान या फिर अक्षांशीय वृद्धि के साथ में तापमान की कमी। तो ऊंचाई के साथ में अगर तापमान आपका बढ़ रहा है तो इसको तापीय विलोमता या फिर तापीय व्युत्क्रमता बोलते हैं। सामान्य ऊंचाई के साथ में तापमान घटता जाता है जिसे सामान्य ताप पतन नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, परंतु इस सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी कभी ऊंचाई के साथ में तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे ऋणात्मक या फिर घटता हुआ ताप पतन दर कहते हैं। इस स्थिति को तापमान विलोमता कहा जाता है। ये जो स्थिति होती है इसको क्या बोला जाता है? तापमान विलोमता का कारण इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन से जीव भोजन के लिए घास तथा मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? तृणभोजी जीव है, मांसाहारी, सर्वाहारी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सर्वाहारी जीव है ये घास और मांस दोनों खाते हैं। देख लेते हैं इनके बारे में भी। सर्वाहारी जीव भोजन के लिए घास मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पोषण पदानुक्रम में संपन्न होता है। यह इन 4 पोषण स्तर में विभक्त है। प्रथम स्वपोषित, द्वितीय शाक बच्ची जो कि शाकाहारी होते हैं, तृतीय में मांसाहारी आते हैं, जो चौथे में आते हैं सर्वाहारी जो कि जंतु और मनुष्य इस श्रेणी में आ जाते हैं, जो निचले 3 पोषण स्तरों से भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 था। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें कितना था? 382 था। ठीक है, चलिए राज्यवार जो वर्षवार दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। 1951 में जो घनत्व था 117 था। ये क्या दिया है? 1961 होगा ये आपकी डेट गलत दे दी गई है। ठीक है, 142 था उसमें। 1971 में आपका 177 हो गया। 1981 में 216 हो गया। 1991 में 267 हो जाएगा। 2001 में 325 था
और 2011 आई तो उसमें 382 हो गया। अभी तक आया नहीं है, तो इस बार जब आएगा तब पता चलेगा कि जनसंख्या घनत्व तो कितना हो चुका है। बढ़ता ही जा रहा है, घटता तो नहीं जा रहा। तो ये सेशन, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। ऐसे ही और चैप्टर आपको मिलते रहेंगे और भी PYQ MCQ जिस जिस एग्ज़ाम के हुए हैं उन सभी के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। आज के सेशन में हम देखेंगे PGT का पेपर। इसमें हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। ये पेपर 2013 का है। इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ये 36 से हम शुरू करेंगे। इतने ही क्वेश्चन करीब इसमें सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जो ऐप है GS बाय दिवाकर सर, ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप में आपको कोर्स एंड बैच सभी मिल जाएंगे, जिसमें PDF है, वीडियो फॉर्मेट में सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। उत्तराखंड की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है नंदा देवी। इसमें देखिए, प्राचीन देव भूमि क्या बोला जाता है इसको? देवों की भूमि इसकी उपमा दी जाती है। विभूषित देश के 27वें राज्य उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी या फिर सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, जिसकी की हाइट है 7817 मीटर इसकी हाइट है। राज्य का सर्वोच्च ये शिखर माना जाता है उत्तराखंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है। सबसे सस्ता कौन सा है? सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो सबसे सस्ता जो माना जाता है वो माना जाता है आपका जल परिवहन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिधान या फिर परिवहन साधन माना जाता है जल परिवहन। परिवहन के साधनों में जल परिवहन बहुत ही प्राचीन साधन है। रेल के जन्म से पूर्व, यानी कि जब रेल का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले ही जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख साधन रहा था। भारी वस्तुओं के परिवहन में जल मार्ग सबसे सस्ते एवं प्रदूषण मुक्त साधन है। यहाँ पे क्या होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है और भारी सामान एक देश से दूसरे देश या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा एक कायांतरित चट्टान है। इसका मूल रूप क्या है? मूल रूप इसका क्या है? बलुआ पत्थर है, नीस है, कोयला है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो मूल रूप होता है वो होता है कोयला। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेलों की रचना प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों के अवशेष के जमाव, जो वनस्पति होती हैं उनमें जो जमाव आ जाते हैं, अवशेष जो जम जाते हैं, तथा संगठित होने से इसकी रचना होती है। अधिक दाब एवं ताप के कारण इनका रूप बदलता रहता है। ताप पड़ता है, इन पर दाब पड़ता है, इसके कारण क्या होता है, इनका रूप बदलता रहता है। पहले कोयला का निर्माण होता है और अधिक जो परिवर्तन से हीरा का रूप धारण कर लेता है। ये क्या होता है, जब ज़्यादा इसमें परिवर्तन होता है, ताप बहुत ज़्यादा होता जाता है, तो क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। हीरा भी कार्बन का प्रतिरूप माना जाता है या फिर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को टेट, CTET, DSSB, KBS, दिल्ली पुलिस या फिर SSC, CGL इन सभी के लिए तैयारी करनी है, GS पढ़नी है, तो GS के लिए आप मेरा चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस सत्यम परमार, आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको GS, अभी हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री कंप्लीट करा के आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी कंप्लीट कराएंगे। तो अगर अभी तक आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो किया था आपके अर्निस्ट नेस ने किया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्निस्ट नेस ने किया था। एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जो एजी टांसले थे उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। और गहन पारिस्थितिकी किसने किया था? अर्निस्ट नेस ने किया था। मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, जो मानव पारिस्थितिकी का प्रयोग किया था वो किया था HS बैरोज ने 1923 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? कौन सी शाखा है जो कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है? तो वो आती है आपकी भू आकृति विज्ञान। ये किस में आती है? भौतिक भूगोल में आती है। इसके बारे में देख लेते हैं। भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की बाद शाखा है, जबकि अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल तथा कृषि भूगोल मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? अधिवास भूगोल आ जाएगा, जनसंख्या भूगोल आ जाएगा, कृषि भूगोल आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे? मानव भूगोल में। भौतिक भूगोल को विभिन्न भूविज्ञानों या फिर प्राकृतिक विज्ञान यथा मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा भू आकृति विज्ञान, ये किस में आता है? भौतिक भूगोल में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेड़ों को बचाना, महिलाओं को बचाना, धर्म को बचाना या फिर शिक्षा को बचाना? तो जो चिपको आंदोलन हुआ था उसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो था पेड़ों को बचाने के लिए मुख्य उद्देश्य रखा गया था। ये हुआ था 1970 के दशक में। वनों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में शुरू किया गया था। कहाँ पे शुरू हुआ था ये? उत्तराखंड में शुरू हुआ था। भारत में वनों के संरक्षण हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। अनेक उपाय कौन कौन से? जिनमें सामाजिक संस्थाओं द्वारा आंदोलन के रूप में चलाए गए चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, तिलाड़ी आंदोलन, ये सब कैसे हैं? उल्लेखनीय है। इन्हीं से क्या हुआ है? पेड़ों की रक्षा या फिर बचाने के लिए प्रावधान इनसे मिलते रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार या फिर केरल? तो केरल राज्य आपका ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। डी ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। विश्व में भारत प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। प्रथम स्थान में थाईलैंड है। विश्व के 10% रबड़ का उत्पादन यहाँ से होता है। कहाँ से होता है? थाईलैंड से होता है। भारत में केरल राज्य उत्पादन में एकाधिकार रखता है। जो केरल राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है, जिसमें कि 88.5% रबड़ का उत्पादन आपके कहाँ से होता है? केरल से होता है। बाकी के 12% 11.5% अन्य राज्यों से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? रेडजेल को, हेटनर को, मार्थे को या फिर एराटोस्थेनीज को? क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है आपके हेटनर को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अल्फ्रेड हेटनर है। इन्होंने भूगोल को एक क्षेत्र विवरण कोरोलॉजिकल माना था। कोरोलॉजिकल माना था इन्होंने, जिसके अंतर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। इन्हें 20वीं शताब्दी का अग्रगण्य रीति अग्रदूत माना जाता है। विस्तृत यात्रा के पश्चात उन्होंने यूरोप का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक भी लिखी थी। पुस्तक कौन सी थी इनकी? यूरोप का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है? वुहान को कौन नहीं जानता होगा? वुहान को तो शायद बच्चा बच्चा भी जानता ही होगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चीन में है ये वुहान औद्योगिक प्रदेश, जो लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन में ये अवस्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात के लिए। यहीं पर चीन का पहला लोहा इस्पात का कारखाना लगाया गया था। चीन के मध्य यांगटी सिकियांग घाटी में लियानहू बेसिन में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? यांगटी सिकियांग घाटी है। घाटी में भी लियानहू बेसिन है, वहाँ पे ये आपका वुहान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? कब किया गया था? 1975 में, 1982 में या फिर 1985 में या फिर 1995 में? तो ये किया गया था आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1985 में इसका गठन किया गया था। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान लगाया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2009 में की गई। 2015 में गंगा की स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार कई योजनाओं के तहत इसके जल को स्वच्छ रखने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो आप भी गंगा को गंदा मत करिए अगर पास में रहते हैं तो। निम्न पर्वतों में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलुन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, एंडीज पर्वत या फिर आल्प्स पर्वत? तो जो अपलेशियन पर्वत है वो टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। मुख्यतः टर्सरी युग जो आया होता है या फिर चलता है वो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था और आज भी वह सक्रिय है। रॉकी है, एंडीज है, आल्प्स है, कुनलुन, हिमालय, ये सब किसका निर्माण करते हैं? टर्सरी युग में इनका निर्माण हुआ था। जबकि जो अपलेशियन पर्वत है वो हर्सिनियन पर्वत निर्माणकारी घटना का परिणाम है। कब का? ये हर्सिनियन टाइम का है। बाकी के सब किसके हैं? टर्सरी युग के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? कौन सा राज्य है वो? पंजाब है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है या फिर बिहार है? तो जो आपका मध्य प्रदेश है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वो कैसा एक इलाका है, वो एक पहाड़ी या फिर पठारी इलाका है। देख लेते हैं इसमें सबसे कम जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुख्यतः एक ऐसा एक पठारी प्रदेश है। जलोढ़ मिट्टी मैदानों और तटवर्ती भागों को मिलाकर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती हैं। ये मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी वाली मिट्टी है ये? जलोढ़ मिट्टी है आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक भूगोल, भूगोल का क्रोडाई यह कथन किसने दिया था? डिकिंसन ने, ब्लॉन्स ने, हर्टसोन ने या फिर हर्बर्टसन ने? तो ये दिया था आपके ब्लॉन्स ने दिया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मानव भूगोल का संस्थापक एवं संभववाद की विचारधारा का जन्मदाता ब्लॉन्स को माना जाता है। भौगोलिक अध्ययन के संबंध में उनका यह मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातलीय खंड लघु समरूप क्षेत्र में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। ब्लॉन्स महोदय ने प्रादेशिक भूगोल का क्रोड कहा था। क्या कहा था? प्रादेशिक भूगोल को उन्होंने भूगोल का क्रोड माना था या फिर कहा था? ये कहा था आपके ब्लॉन्स ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपानगर में आपका क्या बनता है? अखबारी कागज आपका नेपानगर में बनता है। ये देख लेते हैं। नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल खंडवा मध्य प्रदेश में है। 1955 में लगाई गई थी, जिसकी प्रारंभिक वार्षिक क्षमता 30,000 टन की थी, जो बाद में बढ़कर कितनी हो गई? 75,000 टन ये क्षमता इसकी हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किस भूगोलविद ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? ये किसने कहा है? ब्रून्स ने, ब्लॉन्स ने, हम्बोल्ट ने या फिर हंटिंगटन ने? तो ये कहा है आपके ब्रून्स ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में भी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह कथन जीन ब्रून्स ने दिया था। इन्होंने अन्योन्य क्रिया का विचार बैडल डी ला ब्लॉस से प्राप्त किया था। इन्होंने एक विचार दिया था अन्योन्य क्रिया का, जो कि किससे लिया था? इन्होंने विचार किसका था? ये बैडल डी ला ब्लॉस से लिया था। ब्रून्स ने कहा था कि भौतिक प्रकृति की शांति उसके परिणामों एवं संबंधों में तथा उन संबंधों के परिणामों में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये किसने कहा था? ब्लॉन्स ने। ठीक है, सॉरी ब्रून्स ने कहा था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर चलती है? अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा कमेंट में भी लिख दिया करिए बिना आंसर देके। मैं एक्सप्लेनेशन इसमें साथ में लेके चलती हूँ, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ में 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन साथ में लेके आती हूँ। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में संबंधित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये चलती है आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपकी गल्फ स्ट्रीम चलती है। देख लेते हैं इसके बारे में भी। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हैट्रस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो उसे गल्फ स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है। किसको दी जाती है? फ्लोरिडा की धारा जो होती है उसी को। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम पोंस डी लियोन ने 1513 में की थी। यह धारा 20 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा में 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिम यूरोप के तट पर प्रवाहित होती है। ये किसके बारे में दिया गया है? गल्फ स्ट्रीम के बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात कितना था? 2011 में जनगणना हुई थी, वो हुई थी पुरुष के आधार पर 1943 था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जनसंख्या की लिंग संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना लिंगानुपात कहलाता है। भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार जो था भारत का लिंगानुपात 933 था, और जो 2011 में कितना हो गया? बढ़कर 943 हो गया। 10 महिलाएं बढ़ गई। बधाई हो। निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहा जाता है, जिसको कि आर्म चेयर जोग्राफर के नाम से जानते थे? वो थे आपके कांट। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनको आर्म चेयर जोग्राफर के नाम से जानते थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम था। सबसे अंतिम और ये महत्वपूर्ण था, कांट ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। बारेनियस एवं कांट का काल आधुनिक भूगोल विचार के चिरसम्मत काल के नाम से ये जाना जाता है। किसमें?
आधुनिक भौगोलिक विचार के चिर संपत्ति काल का नाम इनको जाना जाता है। इनको आर्म चेयर या फिर किस लिए कहा जाता है, आरामदायक कुर्सी के रूप में इनको इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने कहीं भी भ्रमण नहीं किया था, सिर्फ एक दूसरे की इनकी पुस्तकें पढ़ पढ़ के ही इन्होंने अपनी विचारधाराएं लिखी थी, कहीं पर जा कर के नहीं, एक जगह बैठ कर के अपने अपनी कविताएं जो लिखते थे, भौगोलिक विचारधारा वो लिखी थी। बेबर ने औद्योगिक स्थापना संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब दिया था? ये दिया था उन्होंने 1909 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उद्योग के स्थानीयकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रथम प्रयास बेबर ने किया था। यह सिद्धांत परिकल्पना पर आधारित था। बेबर का उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत 1909 में प्रकाशित हुआ, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1929 में हुआ था। थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये इनकी क्या थी? अंग्रेजी अनुवाद था, या फिर इनका सिद्धांत भी इसी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पे खोदी गई थी? रानीगंज में, धनबाद में, आसनसोल में या फिर झरिया में? तो जो पहली कोयले की खान खोदी गई थी वो खोदी गई थी रानीगंज में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में कोयले का उत्पादन सन 1774 में शुरू हुआ था, जब पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भारत की खान खोदी गई। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? रानीगंज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक तथा क्रेटेशियस युग में बांटा गया है? वो कौन सा है आपका? वो है आपका मीसोजोइक, जिसको कि ट्रियासिक, जुरासिक एवं क्रेटेशियस में बांटा गया है। देख लेते हैं इसके बारे में भी। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को कई कल्प एरा में विभाजित किया गया है। ये कल्प पुनः क्रमिक रूप में युगों में व्यवस्थित किए गए हैं। प्रत्येक युग फिर पुनः यानी कि फिर से छोटे उपविभागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें शक या फिर पीरियड कहा जाता है। मीसोजोइक कल्प को 3 भागों में किया गया। 3 भाग उसके कौन कौन से हैं? ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। इसके बाद में टर्सरी युग शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है? भारत के राज्य पूछा गया है, अवरोही क्रम। तो ये बता देते हैं इनको भी भैया, छोटे से बड़े में बड़े से छोटे में जाना है। तो ये हो जाएगा आपका झारखंड, झारखंड के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपके परसेंटेज दिए गए हैं कोयला के भंडार के, तो ये आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है? तो ये भारत का दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र कितना है? 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में चीन के बाद में दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान किसका हो जाएगा? चीन का हो जाएगा, दूसरा स्थान भारत का हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल देखा जाए तो वो 7वें स्थान पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुhr औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? ये है आपका जर्मनी में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राइन नदी की निचली घाटी में रुhr औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है। जर्मनी का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है यह लगभग 70 किलोमीटर लंबा तथा 15 किलोमीटर चौड़ा है। यह उच्च कोटि का बिटुमिनस, कौन सा? सबसे जो उच्च कोटि का होता है बिटुमिनस, उच्च कोटि का होता है ये, सॉरी, बिटुमिनस कोयला मिलता है। यह क्षेत्र जर्मनी का लगभग 75% कोयले का उत्पादन करता है। इसका केंद्रीय भाग उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है या फिर प्रसिद्ध है। चलिए आगे मिलते हैं। सुएज नहर मिलाती है किससे किसको मिलाती है? तो ये मिलाती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, सुएज नहर आपकी मिलाती है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर को बनाने में एफ.डी. लेस्पेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यह 1869 में यह नहर मिस्र की नील घाटी के निचले भाग में तथा सिनाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। किसको? नील नदी, जो नील घाटी है उसके निचले भाग तथा जो सिनाई प्रायद्वीप है उसको ये अलग करती है। सुएज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद है और दक्षिण में पोर्ट सुएज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? कौन नहीं है? हल्दिया, जमशेदपुर, टीटागढ़, नौहाटी। जमशेदपुर आपका नहीं है, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश जमशेदपुर स्थित नहीं है। कोलकाता जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है, हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिरला नगर तक
100 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है। इस प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं टीटागढ़ है, हल्दिया है, नौहाटी है, कोलकाता है, हावड़ा है, श्रीरामपुर है, सिरसा है, शिवपुर है, काकीनाड है, श्यामनगर है, सातपुर है, बजबज है, बिड़ला नगर है, बांसवेरिया है, बेसघरिया है, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर, ये सब किस में आते हैं आपके औद्योगिक केंद्र में आते हैं, जमशेदपुर के में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपका, ये स्थित है आपके कुमाऊं हिमालय में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है सतलुज नदी से लेकर के काली तक पाया जाता है, 320 किलोमीटर तक। उत्तराखंड राज्य में है यह। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इसकी प्रमुख चोटियां हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत। ये क्या है, इसकी प्रमुख चोटियां हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी थी। जो मानव भूगोल की नींव रखी थी वो रेडजेल महोदय ने रखी थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रेडजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में उसने राज्य की तुलना जीव से की है। यह मानना था कि राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकसित होना चाहिए या फिर समाप्त हो जाना चाहिए। ये किसने कहा था, रेडजेल महोदय ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। तो जो भारत को बांटा गया है 4 प्रदेशों में बांटा गया है। स्तर, शैलक्रम, विवर्तनिक, इतिहास, प्रक्रम तथा उच्चावचों के स्वरूप के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं उनमें विभक्त किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीप पठार, तीसरा हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान और चौथे पर हो जाएगा तटवर्ती मैदान तथा द्वीपीय भाग। ये कितने हो गए, इसके 4 पार्ट हो गए जिसको कि भारत में बांटा गया है। ठीक है। भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है। कौन सी है, चपनाला झील, हमीरसर, कोलेरू, साला। तो जो चपनाला झील है ये आपकी कहाँ पे है, असम में है। चपनाला झील असम में स्थित है। हमीरसर झील हिमाचल प्रदेश में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और साला झील आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। देश की अधिकांश झीलें लेक्स की स्थिति उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में ही सीमित है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं तथा मैदानी भागों में झीलों की कमी पाई जाती है। जब वहाँ पे मैदानी भाग में पानी ही नहीं होगा, झील कहाँ से बन जाएंगी। अर्धकुंडे निम्नलिखित में से किसने लिखा हुआ है। अर्धकुंडे लिखा था आपके रिटर महोदय ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। अर्धकुंडे रिटर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ग्रंथमाला है जिसका प्रकाशन 1817 से लेकर के 1859 तक में 19 खंडों में पूरा हुआ है। कितने खंड हैं इसके टोटल, 19 खंड है। रिटर ने भूगोल को अर्धकुंडे या फिर भूविज्ञान घोषित किया था। रिटर के भौगोलिक अध्ययन की पद्धति को निगमनात्मक पद्धति कहा जा सकता है। रिटर निश्चयवादी चिंतक था। यह मानता था कि भौगोलिक विविधता के द्वारा ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। ये किसका मानना था, रिटर का मानना था। पूरा नाम है इनका कार्ल रिटर। चलिए आगे देखते हैं। हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है, व्यास की लंबाई कितनी होती है, 10 से 50 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 या फिर 500 से 600। तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 500 से 600 किलोमीटर होती है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। हरिकेन कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। इसकी वायुदाब प्रवणता काफ़ी अधिक होने के कारण चक्रवातों में पवन का वेग 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इनके व्यास की जो लंबाई होती है 160 से 640 किलोमीटर की इनके व्यास की लंबाई मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन है। मत्स्य उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है आपका जापान में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये कब का आंसर है आपका, ये जब प्रश्न ये जो पूछा गया था 2013 का डेटा के अनुसार जापान हो जाएगा। लेकिन जो नए आंकड़ों में अगर पूछा जाए तो विश्व के मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, चीन का है तथा दूसरा भारत का है। ये जो आंसर है ये 2013 के हिसाब से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविस ने अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया था। तो जो डेविस की अवस्थाएं थी टोटल 3 अवस्थाएं थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। जो ये सेशन चल रहा है हमारा ज्योग्राफी से संबंधित PYQ प्लस MCQs का, इसमें हम देख रहे थे PGT के पेपर, इसमें हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 2021 से 2016 का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो पेपर चल रहा है आपका 2013 में ये UP PGT का पेपर हुआ था, उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका कि ये पार्ट 3 है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा करके, GS बाय दिवाकर सर, वहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोर्स एंड बैचेज देखने को मिल जाएंगे, PDF भी वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेशों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या फिर उष्णकटिबंधीय मानसून में, ज्वारीय में, या फिर मरुस्थलीय में। तो ये पाए जाते हैं ज्वारीय में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत के सुंदरवन में ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। ज्वारीय वन देश के 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें मुख्यतः नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में आते हैं। डेल्टाई क्षेत्र किस किस नदियों के? जैसे गंगा हो गई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, तथा गुजरात का तट हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। ये क्या है? पानी से लगी हुई सतह है। तो यहाँ पे क्या होता है? मिट्टी अच्छी होती है। तो ये जगह किस में आ जाती है? डेल्टाई क्षेत्र में आती हैं। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। इनका अन्य नाम क्या है? मैंग्रोव वन हो गया। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष अधिकांश पाए जाते हैं, इसी कारण इसको सुंदरवन बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं आपके परिप्रशांत सागरीय पेटी में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये क्या बना हुआ है? एक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसको जाना जाता है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में असंख्य भूकंप अंकित किए जाते हैं। यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। भूकंप सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कहीं देखे जाते हैं तो वो परिप्रशांत मेखला में देखे जाते हैं, जहाँ पर समस्त ग्लोब का 63% भूकंप आता है। कितना आता है? 100 में से 63%। तो पूरा जो भूकंप आता है वो आपका प्रशांत महासागर में ही आ जाता है। यहाँ भूकंप आने का प्रमुख कारण हो सकता है, कारण क्या है? यहाँ पे सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु है। यहाँ पे क्या होता है? एक तरफ सागरी प्लेट है, दूसरी तरफ जो स्थलीय प्लेट है, इन दोनों का ये मिलन बिंदु है, जिसके कारण क्या बनते हैं? नवीन बलित पर्वत बन जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र ये होता है, विनाशकारी प्लेट सीमाओं का यहाँ पे अपसरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? सवाना घास के जो मैदान पाए जाते हैं आपके उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी या फिर मध्य अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर मध्य एशिया में। तो ये पाए जाते हैं आपके उत्तरी एवं मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिसकी कि 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य में ये महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार मिलता है मध्य पूर्वी अफ्रीका में मिलता है, जो कि सूडान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है। यह कथन किसने दिया था? ये दिया था आपके एडवर्ड एकरमैन ने, या फिर हम्बोल्ट ने, हेटनर ने, या फिर गिफ्ट टेलर ने। तो ये दिया था हेटनर ने, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्षेत्र विवरण विज्ञान किसने दिया था? हेटनर ने। हेटनर ने भूगोल को एक क्षेत्र विवरण विज्ञान माना है, जिसके अंतर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। विस्तृत यात्रा के पश्चात इन्होंने यूरोप का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी। हेटनर ने रिटर के अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडर कुंडे दिया। लेटर की कौन सी थी? अर्धकुंडे शब्द था उनका, और हेटनर ने दिया था लैंडर कुंडे नामक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के सतह का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी नदी दी गई है, उनके उद्गम क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए इनको मिला लेते हैं। जो यमुना है आपकी, एक मिनट, यमुना है आपकी यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा मिलती है आपकी महाबलेश्वर से। महानदी निकलती है सिहावा से। गोदावरी निकलती है नासिक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी ये हो जाएगा आपका ए का 4th, बी का हो जाएगा यहाँ पे 3rd, सी का हो जाएगा 2nd एंड डी का हो जाएगा 1st। चलिए इसमें कौन सा मैच हो रहा है? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। बंगाल की खाड़ी का आलेखन किसने किया था? स्ट्रैबो ने, टॉलेमी ने, अल-मसूदी ने, या फिर हम्बोल्ट ने। तो इसका आलेखन जो किया था टॉलेमी महोदय ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को टॉलेमी महोदय ने मानचित्र पर अंकित किया था। किस पर किया था? उन्होंने मानचित्र पर दिखाया हुआ था। उसने गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ का उद्गम स्थल हिमालय में दिखाया। टॉलेमी ने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की थी। वास्तव में यह अंटार्कटिका महाद्वीप था, जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोज निकाला था। टॉलेमी ने बताया था कि दक्षिण में एक महाद्वीप है, ये उन्होंने बताया था, लेकिन इनके बारे में इनको पता नहीं था। जिसकी खोज किसने की थी? फिर ये अंटार्कटिका महाद्वीप था, जिसकी खोज की थी कैप्टन कुक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? काकरापार की, कैगा की, तारापुर की या फिर कुडनकुलम की? तो जो कुडनकुलम है इसकी कुल जो स्थापित क्षमता है अधिकतम है। देख लेते हैं इसकी क्षमता कितनी है, क्या है। ऊर्जा के नए स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? होमी जे भाभा को जाना जाता है। 10 अगस्त 1948 को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कब हुई थी इसकी? 10 अगस्त 1948 को। भारत में कुल 22 रिएक्टर की स्थापना हो चुकी है। कितने हो चुके हैं टोटल? 22। देश की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा जो क्षमता है 6780 मेगावाट है। परमाणु ऊर्जा की कितनी क्षमता है? 6780 मेगावाट। कुडनकुलम जो तमिलनाडु में रिएक्टर की कुल क्षमता है 2000 मेगावाट। ये इसकी इन सब में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने राज्य का जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपके रेडजेल महोदय ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो राज्य का जैविक सिद्धांत था वो दिया था रेडजेल ने। अपनी पुस्तक थी इनकी राजनीतिक भूगोल में। रेडजेल ने राज्य की तुलना जीव से की हुई है। उनका यह मानना था कि राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकसित होना चाहिए या फिर उसे समाप्त हो जाना चाहिए। ये किसने कहा था? रेडजेल ने कहा था। उसने राज्य एवं समाज को जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया। वह डार्विन के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित था, अतः उसने विकास के सिद्धांत को मानव समाज पर भी लागू किया हुआ था। जो विकास का सिद्धांत था उसको उसने किस पर लागू किया हुआ था? मानव समाज पर भी लागू किया था कि मानव के द्वारा ही विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट में आपकी ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। विश्व की सर्वप्रथम अवरोधक प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे मिलती है। ये 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1200 मील से यानी कि 1920 किलोमीटर की लंबाई में यह पाई जाती है या फिर फैली हुई है। इसकी उत्तरी सीमा 80 मील है 128 किलोमीटर तथा दक्षिणी सीमा 7 मील यानी कि 11 किलोमीटर है। तट से इसकी दूरी जो है 32 से 48 किलोमीटर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। ये ज्योग्राफिया जो शब्द किया था, प्रयोग किया था, वो इरेटास्थनीज ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भूगोल एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज को जाना जाता है। उन्होंने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें गणितीय भूगोल का उन्होंने वर्णन किया। उन्हें भूगोल का वास्तविक पिता माना जाता है। ठीक है, भूगोल का वास्तविक पिता किसको माना जाता है? ये माना जाता है इरेटास्थनीज महोदय को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति कहाँ पर सफल हुई थी? प्रायद्वीप भारत में, मध्यवर्ती भारत में या फिर भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में या फिर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो जो हरित क्रांति सफल हुई थी वो हुई थी आपके पंजाब क्षेत्र में, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर हरित क्रांति अच्छे से सफल हुई थी। भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी, जहाँ पे गेहूं के उत्पादन में अपार सफलता मिली थी। जो क्या हुआ, वहाँ पर संकर बीजों का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, गेहूं की जो उत्पत्ति हुई थी या फिर उनका उत्पादन हुआ था काफ़ी अच्छा हुआ था। जबकि चावल उत्पादन में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु सर्वाधिक सफल रहे थे। वहीं चावल का जो उत्पादन हुआ था सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 से 67 में विकसित हुई थी। नवीन बीज एवं उर्वरक के प्रयोग से हुई थी। किससे हुई थी? नए बीजों का उत्पादन, नए बीजों का प्रयोग किया जाता था, उसमें उर्वरक यानी कि खाद की भी शुरुआत की जाए। इसकी शुरुआत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई थी। जो शुरुआत हुई थी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती शुरू की गई थी इसके बीजों के। 1983 के बाद इसका प्रसार चावल की कृषि में हुआ था। ढंग से जो चावल की कृषि में प्रसार हुआ था इसका, जो संकर बीजों का या फिर उर्वरक का, तो वो 1983 के बाद से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एटॉल है, एटॉल क्या है, समुद्री धारा है, पर्वत शिखर है, द्वीप है या फिर एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है। तो जो एटॉल है आपकी एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति की जानी जाती है। देख लेते हैं इसके बारे में भी। एटॉल एक विशेष प्रकार की भित्ति है। इसकी आकृति घोड़े के नाल या फिर मुद्रिका के समान होती है। कैसी होती है, घोड़े के नाल के जैसी होती है या फिर एक मुद्रिका के इस तरह से इसकी आकृति होती है। ठीक है। इसकी स्थिति प्राय द्वीप के चारों ओर जलमग्न पठार के ऊपर होती है। इस प्रवाल भित्ति के बीच में लैगून होती है। क्या होती है, लैगून इसमें बीच में होती है। एलिस द्वीप का फुराफूटी एटॉल क्या है, फुराफूटी एटॉल बलयाकार प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। कैसा है ये, बलयाकार प्रवाल भित्ति का उदाहरण कौन सा है, फुराफूटी, जो आपका एलिस द्वीप पर एटॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्न झील संबंधित है। टॉर्न झील किससे है, सर्क से, मरुस्थल से, बाढ़ का मैदान या फिर पठार से। तो जो टॉर्न झील संबंधित है सर्क से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टॉर्न झील का संबंध सर्क से है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या फिर आराम कुर्सी की तरह आकृति वाला गर्त होता है। ये इस तरह से होता है आपका जो सर्क होता है, इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है। तो ये क्या बनती है, एक आराम कुर्सी की तरह दिखता है। सर्क की बेसन में अधिक हिम के दबाव के कारण तथा हिम की अधिक गहराई के कारण तली में अपरदन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। जब हिम का क्या होता है, अपरदन होता है तो गड्ढे बन जाते हैं तथा हिम पिघलकर इन गड्ढों में भर जाती है, जिससे झील का निर्माण होता है। इन झीलों को टॉर्न कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाती है, बर्फ भर जाती है। जब वो गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बन के जो बर्फ भरेगी, बर्फ पिघलती है जिसमें झील बन जाती है। झील के कारण इनको जो झील बनती है उनको बोला जाता है टॉर्न। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको सभी डिटेल में पढ़ने हैं, जैसे कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, यूपीपीएस ट्रिपल एससी जो पीईटी का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का है या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम है जिसके लिए जीएस हिंदी कंप्लीट करनी है, तो आप मेरा एक चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उसमें जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं पेपर पीवाईक्यू जो हैं, वहाँ के जो फैक्ट्स हैं तथा डिटेल हैं, सभी बैच ले रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो ये प्रस्तुत की थी किसने, हंटिंगटन ने, हडसन ने, डेविस ने या फिर सावर ने। तो ये की थी कार्लो सावर ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कार्लो सावर ने 1925 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में भूदृश्य की आकारिकी की संकल्पना विस्तृत विवेचन किया था। आगे देखते हैं, खेतड़ी में क्या है। खेतड़ी जो आपका राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ पर क्या मिलता है, तांबे की खाना वहाँ की काफ़ी फेमस है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देश में प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। इसे टिन में मिश्रित करने पर कांस्य यानी ब्रॉन्ज तथा जस्ते में मिलाने पर पीतल ब्रास बनता है। तांबे का उपयोग विद्युत उपयोग तथा बर्तन बनाने में अधिकांश होता है। तांबे का जो उपयोग होता है किसमें, विद्युत उपयोग में, यानी कि जो लाइट उत्पादन होता है तथा बर्तन बनाने में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। यहाँ पर खेतड़ी, सिंघाना, खोदरीबा, भगोनी तांबा का उत्पादन करता है। कौन कौन से हो गई है, खेतड़ी हो जाएगा, सिंघाना हो जाएगा, खोदरीबा, भंगोनी हो जाएगा। यहाँ पे तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है। सबसे जो विकसित राज्य कृषि में वो पंजाब आ जाता है आपका। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य पंजाब है। पंजाब में कृषि अवसंरचना तथा आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से कृषि में अधिक प्रगति हुई है। क्या होती है, वहाँ पे नई नई जो वैज्ञानिक तकनीक आती है उनका प्रयोग वो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण क्या है, कृषि में उनको काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिली है। देश में गेहूं का उत्पादन वहाँ पे 5008 किलोग्राम हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर में ये उतना होता है। और धान का अगर उत्पादन होता है तो वहाँ पर ये 4035 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है अन्य राज्यों के बजाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है। नदी के कार्यों से किसका नहीं है, जलप्रपात का, गोखुर झील का, बरखान का या फिर बी आकृति की घाटी जो है। तो जो नदी का संबंध नहीं है, बरखान से नहीं है। जो बरखान बनता है आपका पवन के द्वारा बनता है। बरखान का संबंध पवन की निक्षेपात्मक स्थल रूप से है, जबकि जलप्रपात गोखुर झील बी आकार की घाटी नदी निर्मित स्थल रूप है, यानी कि ये किससे बनते हैं, नदी से बनते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति वाला बालू का टीला जो कि पवनाभिमुखी यानी कि पवन के दिशाएं में उनका मुंह होता है। दो सींगाकार निकुली आकृति होती है, इस तरह से ये आकृति बनती है। ये बनता है आपका, थोड़ा सा यहाँ से गोल कर लीजिए, इस तरह से बनता है ये।
ठीक है। 2 सिंगाकार नुकीली आकृति बनाता है, बरखान ये कहलाता है। ये तुर्की में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तुर्की में पाए जाते हैं। यदि बरखान समूह में होता तो रेगिस्तान पर पार करना कठिन होता, यानी जो बरखान होता कई सारे इसके समूह बन जाते तो जो रेगिस्तान क्षेत्र है आपका उसको पार करना काफ़ी टफ हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? सूती वस्त्र से, कागज से, ऊनी वस्त्र से या फिर जूट से? जो लाल इमली का संबंध है ऊनी वस्त्र से जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भारत में कुटीर उद्योग के तौर पर ऊनी कपड़ों की ऐतिहासिक परंपरा रही है, परंतु आधुनिक तरीके से पहले ऊनी मिल की स्थापना 1876 में लाल इमली के नाम से कानपुर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? 1876 में लाल इमली के नाम से इसकी स्थापना की गई थी कानपुर में। 1881 में धारीवाल में दूसरी मिल स्थापित की गई। उसके बाद में मुंबई में 1882 में और बेंगलुरु में 1886 में नई मिलें लगाई गई। किसकी? ऊनी वस्त्रों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल कौन सी मानी जाती है? जो आग्नेय सेल होती है वो आपकी प्राथमिक सेल मानी जाती हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय सेल का निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक सेल कहा जाता है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके जस्ट बाद ही कौन सी सेल बनी? वो बनी थी आपकी आग्नेय सेल, जिसके कारण इसको प्राथमिक सेल कहा जाता है। ये रवेदार, परतहीन एवं कठोर प्रकृति की चट्टानें होती हैं। कैसी होती हैं? रवेदार होती हैं, कठोर होती हैं, परतहीन, इनमें कोई भी परत नहीं पाई जाती हैं, जो अप्रवेश्य होने के कारण रासायनिक अपक्षय को कम प्रभावित होती हैं। इसमें क्या होता है? जो केमिकल वेदरिंग होती है वो नहीं होती है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म रहित ये चट्टानें होती हैं आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत क्या करती है? आपके भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना या फिर पराबैंगनी किरणों को रोकना। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पराबैंगनी जो विकिरण होता है उसको रोकती है ओजोन परत। समताप मंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक ओजोन अच्छे से प्रभावी रहती है, जिसकी ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक है। ओजोन परत का मुख्य कार्य पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि तथा कैंसर की समस्या हो सकती है, जिसको कि ओजोन परत हमें बचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोडार्पिन किसने प्रयोग किया था? आइसोडार्पिन का प्रयोग किसने किया था? वेबर ने, ऑगस्ट कॉस ने, कॉस नहीं है ये, लॉस होगा, ठीक है, हैविस ने या फिर हुबर ने। तो इसका जो प्रयोग किया था ये किया था अल्फ्रेड वेबर ने। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रथम प्रयास वेबर ने किया था। वेबर ने अपने सिद्धांत में आइसोडार्पिन शब्द का प्रयोग किया हुआ था। परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थानीयकरण बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है उन्हें मिलाने वाली रेखा को आइसोडार्पिन कहा जाता है। ठीक है, जो समान परिवहन वाली जो रेखाएं होती हैं उनको जो बिंदु मिलाती है उसको बोला जाता है आइसोडार्पिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि मानव पृथ्वी की उपज है? तो ये किसने कहा है? हंटिंगटन ने, टेलर ने, ईसा बोमैन ने या फिर सैम्पुल ने। जो सैम्पुल है इन्होंने बोला था कि मानव जो है पृथ्वी की उपज है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनके भी बारे में जान लेते हैं। एलन चर्चिल सैम्पुल इनका पूरा नाम था। सैम्पुल थी एक नियतिवादी चिंतक थी। उन्होंने कहा था मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है। सैम्पुल के अनुसार प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण केवल मनुष्य के भोजन, वस्त्र, आवास, आर्थिक व्यवसाय पर ही नहीं वरन उसके विचारों, जो उन्होंने कहा था जो प्राकृतिक वातावरण है, जो हम वातावरण रह रहे हैं उसका नियंत्रण क्या होता है? केवल मनुष्य के भोजन से नहीं होता है, वस्त्र से, आवास से, आर्थिक व्यवसाय पर ही नहीं होता, बल्कि उसके विचारों से भी होता है, भावनाओं से भी होता है। अगर उसको जैसे वो बोला जाए कि पेड़ों के लिए उसकी कोई भावना ही नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तो वो फटक से काट देगा। धार्मिक विश्वास हैं जो जैसे कि हम पीपल की पूजा करते हैं, तो इसका कारण क्या है कि हम पीपल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है जिसको हम काटें नहीं। तो ये जो धार्मिक विश्वास है सामाजिक संगठन पर भी निर्भर करता है। वो कैसी थी? एक वातावरण निश्चयवादी प्रबल समर्थक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है। हिमानी से कौन सी बनती हैं? एस्कर, सर्क, टॉर्न या फिर हिमसोपान। हिमानी से बनते हैं आपके एस्कर। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कैसी स्थलाकृति है? निक्षेपात्मक है। हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे एवं संकरे कटक होते हैं, जिनके
किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। अनेक स्थानों पर ऐस्कर यातायात की दृष्टि से बहुत या फिर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपसौर की स्थिति पाई जाती है। अपसौर जब होता है जब सूर्य होता है पृथ्वी से दूर होता है, उस टाइम पे आपका अपसौर आता है। तो ये टाइम आता है 4 जुलाई को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी की वृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार अर्थात पृथ्वी वर्ष में एक बार 4 जुलाई को सर्वाधिक दूर हो जाती है। किससे होती है? सूर्य से होती है, जिसको कि अपसौर कहा जाता है। और जब सूर्य के सबसे पास होती है तो वो होती है 3 जनवरी को, जिसको कि उपसौर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? जो औसत घनत्व है पृथ्वी का 5.52% है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। कौन सा है? 5वां सबसे बड़ा है तथा सूर्य से दूरी अगर देखी जाए तो तीसरा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी आता है। पृथ्वी का औसत घनत्व तो 5.52 है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर में घूमती है। कहाँ से घूमती है? ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन के कारण दिन एवं रात होता है। जब वो दैनिक घूर्णन उसका होता है जिसके कारण कि क्या होता है? दिन और रात होती है। जो वार्षिक परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जब उसका एक वर्ष पूरा हो जाता है तो वो परिक्रमा करती है, तो उसको बोला जाता है ऋतु परिवर्तन तब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है कितनी थी? महिलाओं की साक्षरता तो वो थी 55.46%, 65.46% या फिर 75.46%। तो इनमें से कोई भी नहीं था। इसमें दी गई है जो महिलाओं की साक्षरता थी वो थी 73% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 80.9% है एवं महिलाओं की 64.6% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंडा खाई स्थित है। सुंडा खाई कहाँ पे? जो सुंडागर्त प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर अटलांटिक में, या फिर इनमें से कोई में नहीं। तो जो सुंडागर्त आपका स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में भी। हिंद महासागर के तली के क्षेत्रफल का लगभग 60% जो भाग है अगाध सागरीय मैदान के रूप में फैला हुआ है। परिणाम स्वरूप गर्तों की संख्या कम है। जावा द्वीप के सहारे स्थित सुंडा गर्त 7450 मीटर गहरा है, जो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कहाँ पे पाया जाता? कौन सा होता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट होता है सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 80% से 95% के बीच में होती है। जल की मात्रा 2.2 से 5% के बीच में जल की मात्रा पाई जाती है तथा वाष्प की मात्रा 25 से 40% होती है। इसमें क्या होता है? ये धुआं नहीं देता है, बहुत कम नाम मात्र के लिए धुआं देता है। ताप ये सबसे अधिक देता है। ये जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है ये प्राप्त? जम्मू कश्मीर के राज्यों से आपको ये एंथ्रासाइट कोयला मिल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्खा का प्रमुख उपयोग होता है मानव भोजन के लिए, पशुओं के चारे के लिए, स्टार्च बनाने के लिए या फिर अल्कोहल तैयार करने के लिए। तो जो मक्का का प्रयोग होता है वो होता है पशुओं के चारे के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये लो, मैं तो आज ही मॉल से मक्का लेके आई हूँ, मुझे क्या पता था ऐसा होगा। देखो, चलिए कोई बात नहीं है, खा ही लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है। सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है। यहाँ मक्के का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। आज तो मन हट गया मक्के से बिल्कुल। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख तर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा। लिपुलेख आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड में। नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में। तीनों सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि जो लिपुलेख है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्रक शिला अपर्दन के किस कारक का प्रतिफल होता है? जो छत्रक शिला बनता है वो बनता है पवन के कारण में बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। जो ये सेशन चल रहा है हमारा
ज्योग्राफी से संबंधित PYQ प्लस MCQs का, जिसमें कि हमने 10,000 प्लस क्वेश्चन कराने का आपसे वादा किया हुआ है। तो इसमें हम देख रहे थे PGT के पेपर, इसमें हम सॉल्व कर रहे थे। PGT का हमने 2016 एवं 2021 का पेपर सॉल्व कर लिया है। ये पेपर आपका 2013 का इसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 4th पार्ट है। 2013 का यूपी PGT में ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने TGT के सभी पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए, और अगर अभी तक ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको पर डे 1 से 2 लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं PYQ से संबंधित। और अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं GS दिवाकर सर। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आपको कोर्स एंड बैचेस आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? रिफ्ट घाटी बलन का, भ्रंशन का, समबलन का, नापी का। तो ये जो रिफ्ट घाटी है वो परिणाम है आपका भ्रंशन का होता है। भ्रंशन की वजह से क्या बनता है? रिफ्ट बनती है। चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाए उसे रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या होता है? कोई भाग है, ये दो पर्वत टाइप में कोई भी स्थलखंड मान लीजिए, एक भाग नीचे धंस गया इसका, तो ये क्या बन जाएगा? रिफ्ट बन जाएगा। तो इसको बोला जाता है रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटी बोला जाता है। जर्मन भाषा में भ्रंश घाटी को ग्रावेन कहा जाता है। जो जर्मनी शब्द है भ्रंश को क्या बोला जाता है? ग्रावेन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बैकाल झील तथा लाल सागर भी भ्रंश घाटियां हैं। जो आपकी बैकाल झील है एवं लाल सागर है वो कहाँ पे बहते हैं? ये रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटियों के ही उदाहरण है। भारत में नर्मदा, ताप्ती, ऊपरी दामोदर की घाटियां भ्रंश घाटियों के उदाहरण है। भारत में कौन कौन हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगी आपकी, ताप्ती नदी हो जाएगी, तथा ऊपरी दामोदर की जो घाटियां हैं वो सब भ्रंश घाटियों के ही उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रूस फर चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके विषुवतरेखीय वन में, भूमध्य सागरीय वन में, या फिर टैगा वन में, या फिर मानसूनी वन में। तो जो पाए जाते हैं आपके टैगा वन में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में भी। शीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा वन भी कहते हैं। यह वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसका विस्तार अमेरिका तथा यूरेशिया में शीत महाद्वीप अथवा उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? शीत महाद्वीप तथा उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में इसका विस्तार पाया जाता है। इन वनों में कोणधारी वनस्पतियां सबसे प्रभावशाली होती हैं। इनके 4 प्रमुख वंश या फिर वंश होते हैं। कौन कौन से इनके वंश हैं? यथा है, स्प्रूस है, पाइन है, फर है, लार्च है। कौन कौन से हैं इसके? स्प्रूस हो जाएगा, पाइन हो जाएगा, फर हो जाएगा, लार्च हो जाएगा। इनके 4 वंश हो जाएंगे। ठीक है, किसके वंश हो जाएंगे? कोणधारी वन या फिर टैगा वन के भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था? कौन सा वर्ष था? तो वो था आपका 1971 का वर्ष था, जिसमें कि जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत चेंज हुआ था। 1921 के पश्चात देश में जनसंख्या गति जो तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई है, इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1921 से 71 हो जाएगा ना। भारत की जनसंख्या सर्वाधिक जो बदलाव हुआ है 1961 से 71 के दशक में हुआ है। कितना हुआ है? जो सर्वाधिक बदलाव जो हुआ है 61 से 71 के बीच में। तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 24.80% की यहाँ पे बदलाव मिला था, चेंजिंग मिली थी। इस दौरान औसत वार्षिक घातांक की वृद्धि जो हुई थी वो 2.22% दर्ज की गई थी। इसके पश्चात जनसंख्या में धीरे धीरे कमी आने लगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री था। सबसे पहले खोज किसने की थी भारत की? तो वो की थी वास्को डी गामा ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत की खोज 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने की थी। ये कैसा था? एक पुर्तगाली समुद्री यात्री था जो अफ्रीका के गुड ऑफ होप कहाँ से अंतरिक्ष से होता हुआ हिंद महासागर में प्रवेश करता है। ये गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा। वहाँ के तात्कालिक राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। राजा कौन था वहाँ का उस टाइम पे? जमोरिन था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1942 में नई दुनिया अमेरिका की खोज करी थी। चलिए, अमेरिका से पहले कौन आ गया था? भारत आ गया था, जिसकी खोज हो चुकी थी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है भारत में जुलाई के महीने में होती है, क्योंकि जुलाई तक जो मानसून आते हैं वो सभी क्षेत्र तक फैल जाते हैं। भारत में वर्षा के वितरण में अंतर पाया जाता है। देश की कुल वर्षा का 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से
जून से सितंबर महीने में होती है। शेष जो 13% वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से होती है। शेष 2% वर्षा शीतकालीन वर्षा होती है। जुलाई माह में पूरे देश में वर्षा होती है। यह वर्षा अन्य महीनों से अधिक होती है। जो जुलाई में होता है सभी जगह पर वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है आपकी 3 मई 1960 को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार की स्थापना 3 मई 1960 को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य हैं ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। ये इसके सदस्य थे, जो कि संस्थापक सदस्य थे। बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब किसमें शामिल हो गए? मुक्त व्यापार संघ में ये भी शामिल हो चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में कहवा के बाग कहलाते हैं। कहवा के बाग क्या कहलाते हैं? कहवा बाग, फेजेंडा, सेल्वास या फिर पंपास। तो ये कहलाते हैं फेजेंडा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। यहाँ कहवा उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं। इसके उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है। किसके में? कहवा के में। यह अकेले विश्व के 50% कहवा का उत्पादन करता है। यहाँ की जलवायु कहवा की कृषि के लिए अनुकूल है, इसीलिए तो वहाँ पर कहवा सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए कहवा के कृषि में बड़े बड़े बागान स्थापित यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी ये सब डिटेल में पढ़नी है तो मेरा चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आप सत्यम परमार नाम से सर्च करेंगे, कॉम्पिटिटिव क्लासेस सत्यम परमार डालेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि अन्य सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे तथा डिटेल भी दिया जाएगा, और जो पॉइंटर होते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको भी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लॉन्स ने संबद्ध है? ब्लॉन्स से कौन सी है? निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या फिर प्रसंभाव्यता। प्रसंभाव्यवाद हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संभववाद। ये किससे संबंधित है? ब्लॉन्स से संबंधित है। संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन ब्लॉस महोदय ने किया था, जबकि संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था लुसियन फेब्रे ने किया था। संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था। यह मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंध की व्याख्या में मानवीय क्षमता और क्रियाकलापों को अधिक महत्व प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किसको कहा जाता है? दामोदर को, घाघरा को, पेरियार को या फिर यमुना नदी को। तो इसमें जो है आपकी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दामोदर नदी को अधिक जैविक भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण एवं सीवेज के यमुना नदी में मिलने से यमुना विश्व की सर्वाधिक जो प्रदूषित नदियां हैं उनमें से एक मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सीवेज का जो गंदा ठंडा पानी है तथा अन्य भी कई सारी गंदगियाँ हैं जिनके कारण के क्या हो जाती है, नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज कितना है? तो इसका जो परसेंटेज है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है समुद्री जल में, 77.8% हो जाएगा। चैलेंजर अभियान 1884 में, इसके दौरान डिटमार ने यह पता लगाया कि समुद्री जल में 27 प्रकार के लवण घुले हुए हैं। किसने पता लगाया था? ये लगाया था डिटमार ने। चैलेंजर अभियान जब उनका चल रहा था 1884 में, तब उन्होंने पता लगाया कि जो समुद्री जल है उसमें 27 प्रकार के जो लवण हैं वो घुले हुए हैं। इनमें से कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं जिनकी परसेंटेज अधिक है। सोडियम क्लोराइड है, 77.8% है। मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% है। मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% है। कैल्शियम सल्फेट 3.6% है। पोटेशियम सल्फेट 2.5% है और कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% है। सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? सोडियम क्लोराइड की, उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल के रूपांतरण से बनने वाली सेल है, कौन सी बनती है? सेल का जब रूपांतरण होता है तो वो बनती है आपकी सिरेट बनती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये इनका रूपांतरण देख लेते हैं। बालू का पत्थर जब परिवर्तन होता है क्वार्टजाइट में होता है। चूना पत्थर से संगमरमर, सेल से स्लेट बनती है, कोयला से ग्रेफाइट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर कलंक है, सौर कलंक क्या है?
सूर्य के सतह पर काले धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे, या फिर सूर्य के समीप लाल धब्बे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्य की सतह पर काले धब्बे होते हैं उनको सनस्पॉट या फिर जो सूर्य कलंक बोला जाता है। सौर कलंक सनस्पॉट्स प्रकाश मंडल के वे प्रदेश है जहां पर तापमान चातुर्दिक प्रदेश की तुलना में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। सौर कलंक ये कहलाते हैं। यह कलंक सूर्य के 5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। इसके आंतरिक काले भाग को अम्ब्रा तथा चारों तरफ स्थित अपेक्षाकृत कम काले वाले भाग को पेनम्ब्रा, नाम याद रखिएगा, अम्ब्रा एवं पेनम्ब्रा कहा जाता है। सौर कलंक का जीवन काल कुछ घंटे से कुछ माह तक ये होता है। यह लगभग 11.1 वर्ष के समय अंतराल में प्रकट होता है, यानी कि 11 वर्ष के बाद में ये करीब फिर से दिखाई देने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र एवं उष्ण शुष्क। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है जो कि चावल के लिए उत्तम मानी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चावल की कृषि के लिए सर्वप्रथम 7000 वर्ष पूर्व चीन के चिंगजियांग डेल्टा में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद इसका विस्तार शेष दक्षिणी एवं पूर्वी एशियाई भागों में हुआ था। इसके लिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता। वार्षिक वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर चाहिए होती है। तापमान कितना चाहिए? 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा चाहिए 125 से 200 सेंटीमीटर में वर्षा चाहिए होती है। वर्षा नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि खेतों में क्या हुआ, जल भरा हुआ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी पर, महानदी पर, कोसी पर, या फिर बराकर नदी पर। जो हीराकुंड बांध बना हुआ है आपका, ये बना हुआ है महानदी पर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध के निर्माण से पूर्व महानदी अपना भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा का शोक, सौर ऑफ उड़ीसा ये कहा जाता है। क्या होती है वहाँ पे? बाढ़ इतनी ज़्यादा आती है जिसके कारण जो जनधन की हानि होती रहती है, इसीलिए उसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है? ये आप हमें कमेंट में लिख करके बताएं। हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा तथा 61 मीटर ऊंचा है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। कैसा है ये? सबसे लंबा बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन्थ-यूनियन की कृषि अवस्थित सिद्धांत की अंतिम पेटी को कहा जाता है। जो अंतिम पेटी है उसको क्या बोला जाता है? ईंधन की लकड़ी का क्षेत्र, गहन फसल का क्षेत्र, या फिर फसल कृषि जिसमें प्रति व पशुचारण हो, या फिर पशुचारण। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पशुचारण, जो इनकी सबसे अंतिम पेटी मानी जाती है। उन्होंने 6 व्रतखंड इनमें बताए थे। 6 में हो जाएंगे आपके। पहले में साग सब्जी, खेती, दुग्ध पालन, ईंधन के लिए लकड़ी हो जाएगा। दूसरे में गहन कृषि पद्धति हो जाएगी। जो 4 और 5 थे उसमें विस्तृत पद्धति द्वारा अन्न की खेती की जाएगी। और छठे पर आपका पशुपालन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है शीतोष्ण पर्णपाती वन में, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण घास के बायोम में, या फिर सवाना बायोम में। तो यह मिलती है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में जैव विविधता सबसे ज़्यादा मिलती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। सदाबहार वर्षा वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह वन बायोम अनुकूल जलवायु के कारण अनुकूल दशाएं पैदा करती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान पाया जाता है। क्या रहती है यहाँ पे? टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों ही हाई रहता है, इसलिए जैव विविधता की दृष्टि से यह अनुकूलतम बायोम माना जाता है, या फिर इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है? जेफरसन, सैम्पल, हंटिंगटन, या फिर कार्ल सावर। जो कार्लो सावर है वो सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता जाने जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में भी। कार्लो सावर 20वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास सांस्कृतिक समुदाय के योग द्वारा हुआ, परंतु संस्कृति भूदृश्य का उद्भव प्राकृतिक भूदृश्य में होता है। भूदृश्य विकास में सांस्कृतिक एजेंट बनी हुई है, परंतु प्राकृतिक क्षेत्र इसका कैसा है? माध्य, या फिर इसका माध्यम है। एक क्षेत्र में सांस्कृतिक के प्रभावों के अधीन भूदृश्य का कालानुक्रमिक विकास होता है। वहाँ
अन्य संस्कृतियों के आगमन द्वारा संस्कृति भूदृश्य में कायाकल्प प्रारंभ हो जाता है। जब कोई एक संस्कृति होती है, वहाँ पे कई सारी जो संस्कृतियों के लोग आके रहने लग जाते हैं, तो क्या होता है, उनका विस्तरण होने लगता है। एक क्या होती है, वहाँ पे एक दूसरे को एक्सेप्ट करना या फिर उनको जानना, ये सब शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली थी जीन ब्रून्स ने, डिमांजिया ने, परिपल्लो ने या फिर बाइडल डीला ब्लॉन्स ने। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, बाइडल डीला ब्लॉन्स ने फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली हुई थी। चलिए देख लेते हैं। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव बाइडल डीला ब्लॉन्स ने डाली हुई थी। फ्रांस में इन्हें मानव भूगोल के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉन्स के मरणोपरांत, यानी कि जो ब्लॉन्स थे, उनके मरने के बाद उनकी पुस्तक आई मानव भूगोल के सिद्धांत। ये क्या आई, उनकी बुक थी। उसमें मानव भूगोल के तथ्यों को 3 मूल वर्गों में विभक्त किया गया है। 3 मूल वर्ग कौन कौन से हैं? जनसंख्या, उसमें सांस्कृतिक एवं यातायात, ये 3 उनके मूल वर्ग थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ये क्या कह रहा है? तो किसने कहा था कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो ये थॉर्नवेट ने, कोपेन ने, स्टाम्प ने या फिर ट्रिवार्थनान। तो ये कहा था आपके कोपेन महोदय ने, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। कोपेन का जलवायु मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एवं आनुभाविक एम्पेरिकल था। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 में प्रस्तुत किया, जिसका आधार किसको माना था? जो डी कैंडोल ने अपना वनस्पति वर्गीकरण दिया था, उसके आधार पर उन्होंने वनस्पति को भी सहारा लिया था। पुनः तापमान एवं वर्षा, जो वृष्टि होती है, उसके वार्षिक एवं मासिक औसत में एवं उनके मौसमी वितरण के आधार पर उन्होंने 1918 में अपने वर्गीकरण को फिर से संशोधित किया। इसके पश्चात कोपेन ने अपने वर्गीकरण में अनेक बार उसका अंतिम रूप प्रस्तुत किया था। कोपेन ने यह माना कि जलवायु के संपूर्ण गुण प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण द्वारा सबसे अच्छी तरह ये व्यक्त होते हैं। कोपेन ने जलवायु प्रदेश थे, उनको 5 वर्गों में विभाजित किया था। 5 वर्ग कौन से थे? उन्होंने ABCDE ये इंग्लिश के लेटर लिए थे। ए से जो इंडिकेट किया था वो किया था आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु को, बी से किया था शुष्क जलवायु को, सी से किया था आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु को, डी से किया था अल्पतापीय जलवायु को तथा ई से किया था ध्रुवीय जलवायु का। इसके बाद में उन्होंने सब लेटर का भी प्रयोग किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययन में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की थी? क्रमबद्ध भूगोल को, प्रादेशिक भूगोल को, भौतिक भूगोल को या फिर मानव भूगोल को? तो जो क्रमबद्धता उन्होंने वरीयता दी थी वो दी थी क्रमबद्ध भूगोल को। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम्बोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन के लिए विधि तंत्र को अपनाया। पहला था आनुभाविक विधि, दूसरा क्रमबद्ध विधि, तुलनात्मक विधि, कार्टोग्राफिकल विधि, सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता। हम्बोल्ट भूगोल साहित्य में जलवायु विज्ञान शब्द के लिए प्रथम प्रतिपादक जाने जाते हैं। ये जलवायु विज्ञान का सबसे पहले जो शब्द दिया था वो दिया था हम्बोल्ट महोदय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिया यूनिवर्सलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये किसने लिखी थी? ज्योग्राफी यूनिवर्सल ये लिखी थी आपके ब्लैचार्ड ने, ब्रंस ने, ब्लॉन्स ने, डिमांजिया ने। तो ये लिखी थी आपके ब्लॉन्स महोदय ने। ब्लॉन्स कहाँ के थे? फ्रांस के थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्रांस का अन्य इनकी बुक लिखी थी ब्लॉन्स की, फ्रांस का भूगोल लिखी थी इन्होंने, मानव भूगोल के सिद्धांत लिखे थे, पूर्वी फ्रांस का भूगोल लिखा हुआ था, विश्व का भूगोल इन्होंने लिखा हुआ था। अन्य बुक इनकी ये हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोको क्या है? सिरोको ज्वालामुखी है या फिर स्थानीय पवन है, पंछी है या फिर द्वीप है? तो जो सिरोको है वो आपकी स्थानीय पवन जानी जाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिरोको एक गर्म शुष्क लाल रेत से भरी स्थानीय पवन है जो कि सहारा रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में प्रविष्ट होती है। कहाँ पे चलती है ये? सहारा के रेगिस्तानों में चलती है। यहाँ इनसे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहा जाता है क्योंकि वो कैसी है? रेत भरी पवन है। वो रेत कैसा है? वहाँ का लाल है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रक्त पवन बोला जाता है। अन्य पवन दी गई है। खमसिन कहाँ पर चलती है? मिस्र में। गिबली चलती है लीबिया में। चिली चलती है ट्यूनीसिया में। लेवेस चलती है स्पेन में। लेस्ट चलती है कनारी एवं मडिरा द्वीप में। चलिए आगे बढ़ेंगे।
सूर्य से संचालित ऊर्जा है, जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो हमें कैसे आती है, सूर्य तप के फॉर्म में या फिर बिजली की धारा का अवरोधन, पृथक्करण या फिर विकिरण। तो ये सूर्य से संचालित ऊर्जा या जो ऊर्जा आती है उसको बोला जाता है सूर्य तप। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सौर ऊर्जा को सूर्य तप इंसोलेशन कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत जो होता है उसका आंतरिक भाग होता है, जहाँ पर नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होने का ऊर्जा का विसरण होता है। यानी कि जो संलयन होता है नाभिकीय संलयन, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। यहाँ से ऊर्जा परिचालन तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह पर पहुंचती है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन या फिर बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के कारण किन तत्वों की प्रधानता होती है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम की, सिलिका एवं मैग्नीशियम की, बेसाल्ट एवं सिलिका की, निकेल एवं लोहा की। तो जो प्रधानता होती है निफे में वो होती है निकेल एवं लोहा की। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एडवर्ड सुएस महोदय ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला। भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद सेडिमेंट से निर्मित परतदार सैलों का बना हुआ है, जिसकी गहराई तथा घनत्व कैसा है, बहुत कम है। सुएस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा हुआ है। 3 भाग कौन कौन से उनको देख लेते हैं। सियाल सीमा निफे हो जाएगी। सियाल जो कि सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी हुई है। घनत्व इसका 2.9% है। ठीक है, 9 है इनका। और जो सीमा है, सीमा बनी हुई है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। घनत्व इसका 2.9 से 4.7 है। निफे बनी हुई है निकेल तथा फेरियम से या फिर फेरत से, जिसका कि औसत घनत्व कितना है, 11 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गई आपके सियाल, सबसे ऊपरी परत हो जाएगी सियाल। सियाल के बाद में सीमा, सीमा के बाद में आपकी निफे हो जाएगी जो कि सबसे अंदरूनी परत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैनचेस्टर उद्योग के लिए विख्यात है। किस उद्योग के लिए विख्यात है ये, तो ये विख्यात है आपका सूती वस्त्र के लिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ब्रिटेन लगभग 150 सालों तक सूती वस्त्रों का मुख्य उत्पादक रहा है। अन्य कई उद्योगों की तरह ही सूती उद्योग की कारखाना प्रणाली का विकास भी यहीं पर हुआ था। इस उद्योग का प्रारंभ लंकाशायर तथा ग्लासगो क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे, लंकाशायर और ग्लासगो क्षेत्र में हुआ था। मैनचेस्टर के लंकाशायर क्षेत्र को सूती वस्त्र का कब्रगाह कहते हैं। ठीक है, मैनचेस्टर का जो लंकाशायर है उसको सूती वस्त्र का कब्रगाह कहा जाता है। तो ये हो गया आपका आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक को भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।